तो फटाफट सभी कमेंट में बताओगे आवाज वीडियो बराबर से आ रहा है सबको, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो शुरू करने जा रहे हैं हम रियल एनालिसिस। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है एग्जाम में तो वो हमारा है रियल एनालिसिस। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षता भोसले। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार अक्षता वो ग्रुप में डाल देना मैसेज, सेशन शुरू हो चुका है। बिकॉज नया टॉपिक है, कोई भी स्टार्टिंग मिस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी शुरुआत होगी तो अच्छा एंड भी होगा। और रियल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो। ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे थेरेटिकल पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स जैसा लिमिटेड सिलेबस है, वो लंबा टॉपिक है और हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज हम रियल एनालिसिस में पढ़ने जा रहे हैं सेट और कार्डिनलिटी। इसके बाद शुरू होगा हमारा सेट के बाद सीक्वेंस, सीक्वेंस के बाद सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, उसके बाद फंक्शंस। देन हमारे पास आता है फंक्शंस के सीक्वेंस, उसके ऊपर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के डेफिनेशन से बहुत सारे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो एक बार ग्रुप में बता दिया है तो मुझे बता देना इधर एंड टाइप करिए रेडी। शुरुआत करते हैं फिर। चलिए, इन्फॉर्म किया आपने तो बता देना। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो सेट को समझेंगे, कार्डिनलिटी क्या होता है। देन वी हैव टू लुक एट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, देन फंक्शंस। ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। सभी रेडी हो तो एक बार टाइप में लिखिए, देन बता देना मुझे। शुरुआत करते हैं फिर। तो सेट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज सेट, पढ़ाया होगा आपने बीएससी में। सेट का डेफिनेशन, सेट कैसे कहते हैं? जैसे हमारा नेचुरल नंबर एक सेट है, इंटीजर एक सेट है, तो सेट का डेफिनेशन क्या है? चलो अक्षता फटाफट आंसर करिए। तो जब भी हम सेट डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइन कलेक्शन, तो कलेक्शन और सेट अलग अलग है क्या? कलेक्शन और सेट, आर दे डिफरेंट और सेम? तो इन्फॉर्म करते हैं, बहुत बढ़िया। तो कलेक्शन और सेट एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? चलो, दोनों अलग अलग नहीं, बिकॉज कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट सेट में कुछ भी नहीं हो सकता है। कलेक्शन में रिपीटेड एलिमेंट्स भी होते हैं, बट सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें सेट को, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ सेट इज व्हाट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन किसको इंप्लाई करता है? सेट कलेक्शन होता है या कलेक्शन सेट होता है? सर नो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखें ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड एक्स जो है वो क्या होगा, जीरो और ई रेज टू पाई के बीच में होगा। तो ये हमारा सेट है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल। तो कलेक्शन हमेशा सेट नहीं होता, बट सेट कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कलेक्शन सेट हो सकता है, बिल्कुल सेट कलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट कलेक्शन सेट होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो सेट इज कलेक्शन, ये इम्प्लीकेशन सही है। सेट कलेक्शन होता है, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। सर ना, तो मुझे बताओ एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, क्या ये सेट है या कलेक्शन है? देखो, जब भी हम किसी भी सेट को लिखते हैं उसका लिखने का तरीका ऐसे ही है। पहले कुछ तो कलेक्शन करेंगे हम, इसको बोलते हैं कलेक्शन। सर ना, बचपन में किया है कि नहीं आपने कलेक्शन? किसी को पुराने नोट्स का कलेक्शन करने की आदत होती है बचपन में, किसी को स्टिकर कलेक्ट करने की आदत होती है, किसी को जो है रेयर एलिमेंट्स कलेक्ट करने की आदत होती है। तो कलेक्ट हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कलेक्शन। अभी ये क्या होगा, इधर है रूल ऑफ कलेक्शन, किस हिसाब से कलेक्ट कर रहे हैं हम, वो आएगा स्लैश के बाद। तो यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है।
बिल्कुल सही, ये सेट है बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, ये सर। तो ये सेट है, कितना इज अ सेट, ठीक है। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं हम? मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। इंडिविजुअल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, जो भी आप बोलना चाहो। अभी तक ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में ही एक फ्लॉ है, ड्रॉबैक है क्या? व्हाट इज द फ्लॉ इन द डेफिनेशन? एक्चुअली डेफिनेशन सही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन में? बिकॉज जब भी हम कोई डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, उसमें वेल डिफाइन वर्ड नहीं आना चाहिए, बट इसमें वेल डिफाइन आ रहा है ना। बिकॉज डिफाइन, हम डेफिनेशन ही डिफाइन करें, उसमें भी डिफाइन वर्ड आ रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक। बट फिर भी यूनिवर्सली यही डेफिनेशन सेट का आपको हर एक बुक में दिखेगा, ठीक है। बट फ्लॉ इसमें एक ही है, डेफिनेशन में एक और डेफिनेशन आया है। समझ में आ रहा है अक्षिता? डेफिनेशन के अंदर थोड़ी डेफिनेशन होना चाहिए, ये डिफाइन वर्ड होना ही नहीं चाहिए डेफिनेशन में, बट फिर भी उन्होंने वेल डिफाइन वर्ड दिया है। तो ये डेफिनेशन जो है यूनिवर्सली सभी बुक्स में एक ही डेफिनेशन है, हर मैथमेटिशियन एग्री करता है इस डेफिनेशन पे, ठीक है। बट आई टोल्ड यू व्हाई, इसमें फ्लॉ क्या है, समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए। तो सेट का नोटेशन क्या है? सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये भी मैथमेटिशियन ने, जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन, उनने एक रूल सेट किया, उसी रूल को हमें फॉलो करना है। सेट और ऑलवेज डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर्स या डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। और उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। सुन आया ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? चलिए फटाफट बताना है अक्षिता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो सेट में हमने देखा क्या होता है, कलेक्शन डिस्टिंक्ट हो ये इसकी गारंटी लेते हैं हम, बट कलेक्शन में गारंटी नहीं लेते हैं सर। तो लिखिए रिमार्क में, सेट guarantees that collection is distinct, collection is distinct, but collection doesn't guarantee this. कलेक्शन में गारंटी नहीं है, ठीक है। और जो वर्ड मैंने बताया, सबसे खतरनाक वर्ड, वर्ड वेल डिफाइन, इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड, इसका मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे दिमाग में कि जो हमने कलेक्शन लिया है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट है या नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है वेदर द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। वेल डिफाइंड मीन्स, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब एम्बिग्विटी, वेदर एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। हाँ या ना? कमेंट में बताइए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड?
वेल डिफाइन का बहुत बड़ा योगदान है डेफिनेशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिया, कोई कलेक्शन हम लेते हैं, सेट ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो, तो क्या सेट ऑफ कलर जो रेनबो में पाए जाते हैं, क्या इसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है क्या? कौन से कलर होते हैं? पहले तो इस सेट को बनाओ। क्या होता है? विबग्योर ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनके अलावा कोई आठवां कलर है क्या रेनबो में? नहीं। मतलब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं है क्या वायलेट बिलोंग करेगा नहीं करेगा। हमारे दिमाग में ये सवाल ही नहीं है कि ऑरेंज सेट का मेंबर है या नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है कोई भी, वेल डिफाइन है, इसीलिए ये सेट बन रहा है। सर नो आया ना? अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, लेट्स से क्यू, ये हमारा है बिल्कुल सेट ऑफ ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास। क्या ये सेट बनेगा? सेट ऑफ ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स, स्मार्ट जो स्टूडेंट है उसी को सेट में लेना है, तो क्या ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? नॉट अ सेट, बिकॉज स्मार्ट किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? कोई पैरामीटर नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम डिसाइड करें, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु गॉट 70% इन 10th क्लास, तो जो 70 से अबाव है उनको स्मार्ट बोल सकते हैं हम, ये एक तरीका है। तो तरीका स्मार्ट बोलने का हमें पता नहीं, क्या पता जो पढ़ाई में कमजोर हो, वो किस कुकिंग में अच्छा हो, तो वो उस केस में स्मार्ट हो सकता है। क्या पता ऐसा हो स्टूडेंट जो, ठीक है, पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, बट किसी को जो है ड्राइंग अच्छी आती है उसमें स्मार्ट हो। तो स्मार्ट का कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन बनी रह रही है अभी भी, स्मार्ट बोले या ना बोले स्टूडेंट्स को, तो ये सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये वेल डिफाइन का कितना इंपॉर्टेंस है? पूरे सेट में, सेट की डेफिनेशन में ये वेल डिफाइन कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पूरा डिसाइड करेगा सेट बनेगा या कलेक्शन बनेगा। तो ये हमारा कलेक्शन है और ये हमारा सेट है। आया ना? कमेंट में लिखिए अंडरस्टूड अगर ये सवाल आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए इक्वालिटी ऑफ सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों हमारा इक्वालिटी ऑफ अ सेट। सभी रेडी हो? सभी को समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर फर्स्ट सेशन ऑन रियल एनालिसिस। मजा आ रहा है सबको? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े ही नहीं है सेशन में। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड में देख लेंगे वो। रेडी हो सभी? तो सेट को इक्वल कब बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सेट देता हूँ, एस और पी। इन सेट को इक्वल कब बोलेंगे? जब इनके एलिमेंट, लेट से A1 A2 अप टू A5 है और इसमें भी B1 B2 अप टू B5 है, ये इक्वल कब होंगे? जब इनके एलिमेंट सेम होंगे, Bi और Ai जब हर आई के लिए सेम होंगे तब बोलेंगे हम सेट इक्वल है। यस और नो? तो सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज इक्वल। यस और नो? लिखेंगे डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन, टू सेट्स आर said to be equal if, कब बोलेंगे? if they consist of exactly same elements, they have exactly same elements। yes or no? ordering doesn't matter। for example अगर मैं आपको दो सेट देता हूँ, s consisting of all vowels A E I O U ना, तो क्या ये दोनों सेट सेम है या अलग है? A I E O U और A E I O U, आर दे सेम और डिफरेंट?
अक्षता आर इक्वल सेट, बिकॉज इसके अंदर सेम एलिमेंट है, भले ऑर्डरिंग ठीक है। ये ए इधर है, इधर भी आ रहा है, आई इधर भी है, इधर भी आ रहा है, ई सभी एलिमेंट एग्जैक्टली मैच है, भले ही ऑर्डरिंग सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एस और टी इक्वल सेट्स है। अंडरस्टूड? ठीक है, इसे कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ अ सेट। तो अभी सेट पता चल गया क्या है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है ये कैसे पता करें, तो उसके लिए हम कार्डिनलिटी देखेंगे। कार्डिनलिटी मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, लिखिए। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set is called cardinality of set। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? इफ A is the set, then its cardinality is given by, ठीक है, और एक और तरीका है CARD ब्रैकेट में एक। तो ये दो सिंबल यूज किए जाते हैं कार्डिनलिटी के लिए। ठीक है, नोट करिए डेफिनेशन। तो कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स उस सेट में प्रेजेंट रहेंगे, इसका सिंबल है। तो अभी हमारे पास पता है काउंटिंग जब भी हम करते हैं 1 2 3 4 अप टू 10, तो दुनिया में कितने नंबर्स हैं? नंबर्स कितने हैं? आप बोलोगे नंबर्स तो इन्फिनिटली में ही है। ठीक है, यस, बट डिजिट्स कितने अपने पास? 0 1 अप टू 9, ये 10 ही डिजिट है। डिजिट 10 है बट नंबर्स इन्फिनिटली में नहीं है। ठीक है, तो जो इन्फिनिटी में नंबर्स बन रहे हैं वो 10 एलिमेंट्स ही बनते हैं। आप बोलोगे सर 11 तो अलग नंबर है, नहीं। 11 जो बन रहा है 1 और 1 को 2 बार रखने से बनता है। 12 कब बनेगा? 1 और 2 को यूज करके बनता है। तो नंबर्स भले इन्फिनिटली में नहीं है बट डिजिट दुनिया में 10 ही है। तो अब ये 10 नंबर से जितने मर्जी चाहो आप नंबर बना सकते हो। तो अब ये नंबर्स फंडामेंटली 10 ही क्यों है? वाई ओनली 10 डिजिट्स आर देयर? बिकॉज जब नंबर्स इन्वेंट नहीं हुए थे उससे पहले काउंटिंग कैसे होती थी? उंगली पे 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 के लिए हमारे पास पैर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, पैर से काउंटिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको 11 माना, इसको 12 माना, फिर से 13 एंड सो ऑन। इसीलिए फंडामेंटली नंबर्स को 10 ही काउंट किया गया है। ठीक है, सर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नंबर्स के जो डिजिट्स है वो 10 ही क्यों रहते हैं, आपको अभी समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्डिनलिटी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको दूं इसकी कार्डिनलिटी निकालो, ए इज अ सेट ऑफ ऑल पांडव इन महाभारत। तो पांडव कितने थे महाभारत में? इस सेट की कार्डिनलिटी निकालने। तो अभी पता है हमें पांडव 5 ही है, ये 6 है। कर्ण है वो पांडव नहीं था। ठीक है, तो 6 नहीं है, 5 ही बोलेंगे हम। तो हमारे पास इस सेट की कार्डिनलिटी आएगी 5। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस और नो? चलो आपके कमेंट पैरेलली पढ़ रहा हूं मैं, तो आंसर करते रहिए क्विकली। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे सभी, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट के टाइप्स कितने प्रकार के हैं, लिखिए वन बाय वन। तो पहले तो सबसेट के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसेट क्या होता है? व्हाट इज सबसेट? एनीवन? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, हमारे पास किसी यूनिवर्सल सेट में दो सेट दिए गए हैं, नेमली ए और बी, सच दैट every member of A is also member of B, such that every member of set A is also member of set B,
ठीक है। देन कौन किसका सबसेट होगा? देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। समझ में आ रहा है? तो ए को बी का सबसेट तो बोलेंगे, जो ए में प्रेजेंट है वो बी में होना ही चाहिए, अगर है तो ए सबसेट हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड? दैट इज फॉर एवरी एक्स इज इन ए इट शुड इम्प्लाई दैट एक्स इज इन बी। चलो, आया ना? और ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर कोई एक्स बी में ही नहीं है तो वो एक्स ए में भी नहीं होना चाहिए। इसका भी मतलब क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ये सिंबल है सबसेट का। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना, अगर आपको पी इम्प्लाइज क्यू दिया है तो क्या होगा? नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ये भी सही है, ये भी डेफिनेशन बनता है असल। आया ना? तो इसे कहते हैं हम सबसेट। तो ये सब सिंबल है। नोटेशन क्या है मैंने बताया था? नोटेशन इज ए बी के अंदर कंटेन करता है, अगर प्रॉपरली कंटेन है तो ए प्रॉपरली कंटेन इन बी, ये सिंबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर कंटेनमेंट। लिख लिया सभी ने? इसका मतलब क्या होगा? ए प्रॉपरली कंटेन इन बी। कंटेंट आएगा, कंटेंस नहीं आएगा। सभी को समझ में आया है? लिखकर हो गया है तो बता देना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट सुपर सेट। सुपर सेट किसे बोलते हैं हम? व्हाट इज सुपर सेट? देखो, इफ ए हमारा सबसेट ऑफ बी है देन बी को क्या बोलेंगे हम? बी इज कॉल्ड सुपर सेट। इसका? ऑफ ए का। सुनो, अंडरस्टूड दिस? तो इसे कहते हैं हम सुपर सेट। नेक्स्ट वी हैव पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं हम? व्हाट इज पावर सेट? So the collection of all possible subset of a set is called power set. सर ना, एग्जाम्पल करोगे तो मुझे इस सेट का पावर सेट बना के दीजिए। 1 2 3। तो इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट का सिंबल है पी ऑफ ए। व्हाट इज पावर सेट? फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। क्विक। एन? एन किधर से आएगा? 1 2 3 है सेट, तीन ही एलिमेंट है ना। इसकी कार्डिनलिटी कितना है? तीन एलिमेंट वाले सेट का पावर सेट एन कैसे होगा? देखिए, तो पहले तो हम एम्प्टी सेट लेंगे और पूरा ए सेट, उसके बाद सिंगलटन्स, उसके बाद डबल पेयर 1 3 हो गया। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी आई? 8 आ रही है। ऐसा नो? तो अगर ए की कार्डिनलिटी 3 है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 8 आ रही है। 8 मतलब 2 3, और यही हमारा ए की कार्डिनलिटी है। तो याद रखना, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 2 कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। अंडरस्टूड? याद रहेगा फॉर्मूला।
तो ये फॉर्मूला हमारे पास पता होना जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल सही। सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स, अक्षिता रेडी हो, रिमार्क्स के लिए रेडी हो? तो बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स है, लिखिए वन बाय वन। अगर कोई एक्स ए में बिलोंग करता है, दैट मीन्स वो एक्स वापस ए में बिलोंग करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए। ये सर, दैट इज ए हमेशा ए का मेंबर होता है ना। सेकंड, अगर हम बोलते हैं एक्स ए में नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्स एम्प्टी में भी नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एम्प्टी सेट हमेशा ए का हिस्सा होता है ना। कुछ नहीं अभी किसी सेट के अंदर तो होगा कि नहीं, इनफैक्ट कुछ नहीं के अंदर भी होता है। एम्प्टी मतलब नथिंग। तो नथिंग किसके अंदर, हर एक किसी के अंदर होता है नथिंग, ठीक है। तो एम्प्टी सेट विल बी द पार्ट ऑफ एम्प्टी सेट एज वेल एज एवरी सेट, है ना। काउंटर पॉजिटिव डेफिनेशन है हमारा, यस और नो। और तीसरा, ये अभी हमने देखा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर n है, देन पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 रेज़ टू n। याद रहेगा फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, विच इज नथिंग बट 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। डन हो गया तो कमेंट में लिखना है डन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है ये एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं इन पे क्वेश्चंस। आप ये भी बोल सकते हैं एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। यू कैन राइट दिस एज वेल, ठीक है। लिखकर हो गया है सबका, तो लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, रेडी हो सभी? एक बार कमेंट में लिखिए रेडी, डन। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए कार्टेशियन की डेफिनेशन, इफ आई हैव टू सेट्स ए एंड बी, बी टू sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, सच दैट A हमारा छोटा ए बड़े A से होगा, छोटा B बड़े B से होगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी होगा तो इफ A और B, ठीक है, दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो गया तो ऐसे लिखते हैं, देन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी एम्प्टी होगा, ऐसा ना। आया ना, एम्प्टी मतलब जीरो। तो अगर हम कार्डिनिटी ऑफ ए क्रॉस बी देखें, ये होता है कार्डिनिटी ए इनटू कार्डिनिटी बी। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ए के अंदर, लेट से
तो 0 इंटू बी क्या होगा, 0 ही होगा कि नहीं। तो इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कभी भी अगर एक का कार्डियनिटी 0 है तो प्रोडक्ट का भी 0 होगा। ऐसा बिल्कुल सही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा एम्प्टी होगा। क्या होगा अगर हमारा कार्डियनिटी ए का लेट्स से m है एंड कार्डियनिटी बी का n है, देन कार्डियनिटी ए क्रॉस बी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये होता है कार्डियनिटी ए इंटू कार्डियनिटी बी, दैट मीन्स m इंटू n। ठीक है, तो ये हमारा कार्डियनिटी होगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, नोट करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। बिल्कुल सही। तो दिस इज वर कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स सेट। ये इंडेक्स सेट क्या होता है, तो जब भी हम सीक्वेंस लिखते हैं xn, मैप फ्रॉम नेचुरल टू लेट्स से r है, तो xn में हम लिखते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो नेचुरल इधर इंडेक्सिंग सेट है, अगर इधर इंटीजर होता तो इंडेक्सिंग सेट इंटीजर हो जाता, रैशनल होता तो रैशनल हो जाता। तो ये जो एक्चुअली सेट होता है ये हमारा इंडेक्सिंग सेट कहलाता है। ठीक है, तो जिधर से इनपुट आ रहा है वो हमारा इंडेक्सिंग सेट। लिखिए इसके बारे में, एन इंडेक्सिंग सेट, एन इंडेक्स set is a set whose members labels or index of another set। It is denoted by, ऐसे डिनोट किया जाता है या सिंपली आई से डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग सेट। ये सर नोट करिए। तो जब भी हम आर्बिट्ररी सेट यूज करते हैं तब इंडेक्सिंग सेट का यूज होता है सर। नो, फॉर एग्जांपल हमें एक स्टेटमेंट पता होगा, आपने सुना होगा बीएससी में, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। सर नो, आर्बिट्ररी, चलो लिखिए इसके बारे में, आर्बिट्ररी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा आर्बिट्ररी यूनियन के लिए और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के लिए इंडेक्सिंग सेट का यूज किया जाता है। कैसे, सो लेट हमारे पास कोई इंडेक्सिंग सेट है, लेट्स आई नाम देते हैं, बी इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, आई मैंने लिया इंडेक्सिंग सेट, देन आर्बिट्ररी यूनियन कैसे दिखेगा, आई वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट, हाउ डज इट लुक लाइक, ऑल एक्स सच दैट एक्स किसी एक एआई में होगा फॉर सम आई। इस तरीके से आर्बिट्ररी यूनियन लिखा जाता है। आर्बिट्ररी यूनियन भी एक सेट है। और इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाता है, एंड आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ए आई, आई बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होगा, सब सेट में ये एलिमेंट कॉमन होगा। सो हाउ डू वी डिनोट दिस, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए आई, फॉर सम नहीं आएगा इधर, क्या आएगा, फॉर एवरी आएगा। किस किस को क्लियर है ये कमेंट में बताइए एक बार, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अक्षता, इसे ही कहते हैं हम इंडेक्सिंग सेट। अक्षता हो गया लिखकर आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी हम डिफाइन करेंगे बच्चों फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार कंसेप्ट है फंक्शंस।
तो फंक्शंस की डेफिनेशन लिखते हैं। फंक्शन मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स में भी, इट्स अ मैप और ट्रांसफॉर्मेशन और अ मशीन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ये एक एलिमेंट एक ही को मैप करें, इधर से जो एलिमेंट निकलेगा वो क्या करें, एक ही को मैप करें, एक बार दो को नहीं जाना चाहिए, सर नो। एक इनपुट से दो आउटपुट अगर आते हैं तो उसको फंक्शन बोलेंगे कि हम नहीं बनेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिले। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, लिखिए, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी जरूरी है बिकॉज डोमेन में कोडोमेन में कोई एलिमेंट होने चाहिए मैप कराने के लिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन a rule which assign every member of A to a unique element of B, to a unique, underline this word unique। यूनिक क्यों बोला मैंने, बिकॉज अगर दो एलिमेंट को मैप करें तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, अगर ऐसा है तभी उसको बोलेंगे फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन ए टू कोडोमेन बी। यस और नो, हाँ या नहीं। तो नोटेशन क्या है इसका, अगर मैं कोई मैप देता हूँ ए से बी तक, ए को बोलेंगे हम डोमेन और बी को बोलेंगे को डोमेन। यस और नो, कमेंट में बताइए। चलो फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मेरे पास एक मशीन है, जूसर है। ठीक है, तो जूसर में हमारे पास क्या है, इस तरह से कुछ हैंडल है और इधर जो है हमें क्या रखना है, लेट्स से हमारे पास बहुत सारे ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस का जूस बनाना है। तो ऑरेंज हम क्या करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे और आउटपुट में क्या आएगा, जूस निकलेगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास इस तरीके से जूस आ रहा है। तो मुझे बताओ इसमें डोमेन क्या है। डोमेन है हमारा जो भी, लेट्स से हमारे पास एक बकेट या कटोरे में बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। चलो, तो डोमेन क्या होगा हमारा, ऑरेंज इसका, इसको बोलेंगे हम डोमेन। फंक्शन क्या है इसमें, एफ, एफ हमारा मशीन है। और इसमें कोडोमेन क्या है, जूस कोडोमेन है या उसका बर्तन कोडोमेन है। तो ये पूरा जो बर्तन है वो क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन। और जो अंदर जूस है उसको क्या बोलेंगे हम, जो अंदर जो चीज है उसको बोलेंगे हम रेंज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो रेंज क्या है, डोमेन का सबसेट है। तो रेंज के अलावा भी कोई पॉइंट्स है हमारे पास, आप देख सकते हो कोडोमेन में। अगर ये रेंज और कोडोमेन मतलब जो जूस का ग्लास अगर पूरा भर गया तो क्या होगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर रेंज और ग्लास और जूस अगर क्या फुल हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे ऑन टू मैप। ठीक है, समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। जूस का जार जो है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन और जो हमारा जूस है वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो अभी मुझे आप बताओगे, आप ये जूस का एग्जाम्पल अगर समझ में आया होगा तो कभी भी गलती नहीं होगी फंक्शन को पहचानने में। ठीक है, चलो तो आपको मुझे खोज के बताना है क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है। तो ये आपके पास डोमेन, वो डोमेन, ये आपका सुंदर सा मैप आ गया जिसका नाम है ए। कोडोमेन भी डोमेन उसका ए है। ठीक है, तो पहला हमारे पास चार इनपुट्स इधर है, 1 2 3 4 एंड लेट्स से वी हैव
outputs like this. ठीक है, तो क्या ये हमारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ। इज इट अ मैप और नॉट? यस, नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्या दिक्कत है? चलो, तो मैंने बताया था आपको जूस वाले एग्जांपल में, जो हमारे पास ऑरेंज हमने डाला है मशीन में, उसका आउटपुट क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट मिलता है। कभी ऐसा होगा संतरा डालोगे तो एप्पल का जूस आएगा बाहर, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर इनपुट एक है तो आउटपुट भी एक ही आएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास इनपुट एक है तो एक ही आउटपुट आना चाहिए कि नहीं? तो ये तो गलत हो गया। हमारा जूसर का मशीन ही फंक्शन होता है, इतना याद रखना। जूसर का मशीन ही फंक्शन है। तो ये तो जूसर का मशीन नहीं है, फंक्शन कैसे होगा? नॉट अ फंक्शन। अंडरस्टूड दिस, कमेंट में बताइए। बिल्कुल सही। और एक ही एलिमेंट को दो दो, इसका तो इमेज ही नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इस बार भी चार एलिमेंट्स हैं और इस बार कोई भी दो एलिमेंट को मैप नहीं कर रहा है। क्या अभी ये फंक्शन बनेगा? अक्षता, संगीता, क्या अभी ये फंक्शन बन सकता है? अगेन, क्या ये जूसर का मशीन है? तो आंसर इज नो, बिकॉज इस ऑरेंज का जूस निकल रहा है, इसका भी निकल, इस ऑरेंज का जूस ही बाहर नहीं निकलेगा, कोडोमेन में आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट नहीं मिलेगा तो नॉट अ फंक्शन। अंडरस्टूड। ठीक है, इधर वेल डिफाइननेस प्रॉपर्टी हम अनजाने में सेटिस्फाई करा रहे हैं। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी वेल डिफाइननेस है, तो वेल डिफाइननेस फॉर दिस मैप इज नॉट एस्टैब्लिश। एक और एग्जांपल। क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन नाउ? ये अपना ए है, ये अपना बी है, क्या ये फंक्शन बन सकता है? संगीता, अक्षता, बिल्कुल, बिकॉज दो एलिमेंट एक वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो सुनो, दो ऑरेंजेस का जूस हम कलेक्ट कर सकते हैं जार में। मैनी वन बोल के हो, बिल्कुल सही। इट्स अ मैनी वन मैप, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, इट इज अ फंक्शन, और इसको बोलते हैं मैनी वन। यस नो, सो इट्स अ वेल डिफाइंड। हर एक एलिमेंट इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए। कोई भी दो इनपुट, ठीक है, कोई भी एक इनपुट दो आउटपुट पे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शंस। ठीक है, सभी को क्लियर है? बिल्कुल, so it's a many one function। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ।
ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम ए टू बी। अभी डोमेन को डोमेन रेंज को डिफाइन कर लेते हैं अपन। ए मैप है, कोडोमेन बी है, डोमेन ए है, बी अ फंक्शन, बी एनी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन वी हैव फॉलोइंग डेफिनेशन। पहला है हमारा डोमेन का डेफिनेशन। तो सेट ए को बोलेंगे हम डोमेन। तो सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। सेकेंड, the set B is called the codomain of function f। एंड तीसरा, द एलिमेंट बी में जो मैप होके आ रहे हैं, प्री इमेज अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्या वो फंक्शन होगा? वो यस फंक्शन होगा। अभी आप देख सकते हो इसका तो प्री इमेज ही नहीं है, तो क्या ये फंक्शन ही हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो हमारा फंक्शन है, अगर बी और जो भी एलिमेंट मैप हो रहे हैं एफ एट ए ये सेम नहीं है, तो बस वो ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन तो हो जाएगा, बस ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज प्री इमेज नहीं मिल रहा है उसको ना। तो फंक्शन होगा बट ऑन टू नहीं होगा, ऐसा नो मैंने बताया था जास। अगर ग्लास का जूस और पूरा ग्लास नहीं भर रहा है, मतलब क्या होगा? फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर हमारा जूस कम है ग्लास से, जूस कम है ग्लास की कैपेसिटी से, तो उसको बोलते हैं हम इनटू फंक्शन। और अगर जूस कैपेसिटी के बराबर है, ग्लास की कैपेसिटी और जूस अगर दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑन टू फंक्शंस। क्लियर है संगीता? सुनो, तो इसे कहते हैं हम बच्चों फंक्शंस। तो हम अभी डिफाइन करेंगे रेंज। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी विच आर द इमेजेस ऑफ ए, ये इसको बोलते हैं हम रेंज। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी विच आर images of f is called range of the function या image of the function। range of the function क्या होता है? symbol f at a which is all f a such that a belongs to capital A हो गया। इसी को तो कहते हैं हम रेंज। इसको लिखने का एक और तरीका है, all y such that y is f at x for some x is in a। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सबसे आसान नोटेशन ये है। लिखकर हो गया तो कमेंट में लिखिए फटाफट डन। डन हो गया तो कमेंट में लिखिए डन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, जैसे मैंने बताया इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, बहुत प्रकार के फंक्शंस हो। ठीक है, तो लिखिए पहला, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ठीक है, मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लिखिए उनमें से पहला है हमारा वन वन। वन वन को एक और नाम से बुलाते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा
कौन सा है? मैनी वन। अभी जब एग्जाम्पल देखा वो मैनी वन का ही था, मैनी वन फंक्शन। तीसरा ऑन टू फंक्शन, या उसको बोलते हैं हम सर्जेक्टिव। चौथा अपना इनटू फंक्शन, मतलब जूस और ग्लास की कैपेसिटी बराबर नहीं होगी तो उसको बोलते हैं इनटू, इनटू फंक्शंस। और पांचवा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, है हमारा वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले फंक्शन है वो है हमारे बाइजेक्टिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो सभी वन बाय वन पढ़ेंगे हम, रेडी हो सभी? डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है वन वन फंक्शन, किसे कहेंगे हम? वन वन किसे कहेंगे? तो वन वन का डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर मेरे पास क्या है, इमेजेस डिस्टिंक्ट है तो प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए। वन वन का डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स और एफ वाई अगर सेम है तो एक्स और वाई गारंटी है सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट इमेजेस लीजिए, उनके प्री इमेज जो है हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं उसको वन वन। ठीक है, लिखेंगे। पहला डेफिनेशन हमारा कौन सा था? वन वन का। ऑल ऑफ यू रेडी? क्या डेफिनेशन लिखा था? अ फंक्शन f from a to b is said to be one one if any two distinct images have same pre-images. Sorry, have distinct pre-images. If any two distinct elements of the domain have distinct images, या उल्टा भी बोल सकते हो, अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेज भी सेम होगा। डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस, distinct element of domain have distinct images. ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम? एफ वन वन कब होगा? इफ एंड ओनली अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब एक्स अगर वाई के बराबर नहीं है तो क्या होगा? एफ एक्स और एफ वाई भी बराबर नहीं होंगे। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? दैट इज एफ वन वन कब होगा? इम्प्लाई इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। इसका नेगेशन क्या होगा? एफ एक्स अगर एफ वाई से बराबर है, इम्प्लाइज इसका नेगेशन एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। चलो, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, एक ही बात है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव वेरिएशन ऑफ द डेफिनेशन। तो मुझे बताना क्या ये वन वन होगा या नहीं होगा? ठीक है, फटाफट। एग्जाम्पल बनाओगे? एवरीवन इज रेडी? सभी का एलिमेंट देखो मैच हो रहे हैं। चार एलिमेंट्स इधर भी है, चार इधर भी है। तो क्या ये हमारा वन वन मैप होगा या नहीं होगा? दूसरा एग्जाम्पल, चलो इसको सॉल्व करिए और मुझे बताना वन वन होगा या नहीं होगा। सो क्या ये मैप हमारा वन वन होगा या नहीं होगा?
इनमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा नहीं है। तो क्या बताया मैंने, अगर इमेजेस डिस्टिंक्ट है, एक्स और वाई कोई भी दो लीजिए, फॉर एग्जांपल ये दोनों देखिए डिस्टिंक्ट है, तो इनकी इमेजेस भी कैसे अलग अलग है। ये दोनों लीजिए, इनके भी इमेजेस अलग अलग है। इन दोनों के देखिए, इनके भी डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट प्री इमेज के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहा है। या अगर इमेजेस सेम तो किसी की भी नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे ये 1 1 है। व्हाट अबाउट सेकंड, आप देखना इमेजेस एक्स और वाई, इसको मैं एक्स बोलता हूँ और इसको मैं वाई बोलता हूँ, अलग अलग है, बट इनकी इमेजेस कैसे है, सेम ही आ रहा है। ये तो वायलेट कर रहा है पहले ही डेफिनेशन, तो इसीलिए ये वाला 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 है और ये नॉट 1 1 है। समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं फिर। सेकंड मेनी वन है बिल्कुल। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कमेंट में लिखिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं। लिख कर हो गया तो बता देना। क्विक लिखेंगे सभी, आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलो इधर स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं एक दो। चलो रेडी हो सभी, देखिए आगे। नेक्स्ट कौन सा था अपना डेफिनेशन, मेनी वन। सो नेक्स्ट लिखिए मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेनी वन। तो a function from A to B is said to be many one, said to be many one if many elements match to a single element। ठीक है, if it is not 1 1, अगर 1 1 नहीं है तो भी उसको many one बोलते हैं। दैट इज f is many one if and only if there exists x in A such that x और y हमारे डिस्टिंक्ट है, बट एफ एक्स और एफ वाई इक्वल होंगे, इसी को तो बोलते हैं मेनी वन। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है, और ह्यूमन लैंग्वेज दोनों में लिख दिया मैंने। क्लियर है। तो इसी से हम प्री इमेज भी डिफाइन कर सकते हैं। प्री इमेज किसे कहते हैं हम, तो 2 और 3 के बीच में एक डेफिनेशन लिखना, तो प्री इमेज के बारे में लिख देना। प्री इमेज किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैप है और ये एक्स मैप हो रहा है वाई को, तो वाई को क्या, एक्स को क्या बोलेंगे, वाई का प्री इमेज, सर। सो हाउ डू वी डिफाइन इट, एफ फ्रॉम ए टू बी, कोई मैप है, ठीक है, सच दैट ए हमारे पास क्या है, डोमेन है, और को हमारा बी को डोमेन है। सो हम क्या करते हैं, एस कोई सबसेट लेते हैं, लेट एस कोई सबसेट हमारा बी का है, देन प्री इमेज ऑफ एस, प्री इमेज एस क्या होता है, अंडर फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, हाउ डू वी डिफाइन, एफ इनवर्स ऑफ एस सच दैट, ऐसे एलिमेंट हम ऐसे उठाएंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स वापस क्या है, एस में आए।
इसे बोलते हैं किसी भी सेट का प्री इमेज। ठीक है, तो जैसे हम एलिमेंट का देखते हैं वैसे ही सेट का भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस है, तो ऐसे सभी एक्स जो इमेज वापिस एस के अंदर जा रहे हैं, ये एक्स क्या कर रहा है, इसका इमेज जो भी आएगा वो एस के अंदर लैंड करेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं एक्स क्या है, एस के एलिमेंट का प्री इमेज है। ऐसा नो, इस तरीके से लिखा जाता है प्री इमेज। उसके बाद हमें थर्ड डेफिनेशन कौन सा देखा, ऑन टू फंक्शन। ये इंटरेस्टिंग है, ऑन टू किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शंस किसे कहते हैं हम, एनीवन? जब अपना ग्लास और जूस एग्जैक्टली सेम हो जाए, सुनो, तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, is said to be onto, said to be onto if every element of B has a pre-image. If every element, मतलब कोई एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं रहेगा जिसका प्री इमेज नहीं है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। अंडरस्टूड? कमेंट में बताइए। दैट इज एफ ऑन टू कब होगा, जब एफ एट ए पूरा का पूरा बी बन जाए, रेंज और कोडोमेन मैच हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब रेंज और कोडोमेन एग्जैक्टली सेम आ जाए तब। ठीक है, सिमिलरली इनटू फंक्शन किसे कहेंगे, इनटू फंक्शंस जब एफ एट ए सबसेट बी का होंगे तब उसको बोलेंगे इनटू फंक्शंस। है सर, है ना? ए टू बी इज इनटू इफ एफ एट ए क्या होगा, प्रॉपरली कंटेन होगा बी में। सर क्लिक कर हो गया सबका, कमेंट में बताना। और बाइजेक्टिव कब होगा फिर, इंटू इससे बाइजेक्टिव। डेफिनेशन नंबर कौन सा है हमारा, सेकेंड, ये थर्ड होना चाहिए, ये फोर्थ। जो वन वन एंड ऑन टू दोनों, बिल्कुल सही। ऐसा फंक्शन जो वन वन ऑन टू दोनों है, फंक्शन f from a to b is said to be bijective if it is one one as well as on to। ठीक है, बिल्कुल सही। तो चेक करिए ये फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। इज इट वन वन ऑन टू? पहले वन वन कैसे चेक करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट जो हमारे पास डोमेन में है जो डिस्टिंक्ट है, उनका इमेज सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, तो वन वन बोलेंगे हम। तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए डोमेन के, उनका इमेजेस हमेशा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वन वन बन जाएगा बिल्कुल। ऑन टू के लिए कैसे बताएंगे हम, ऑन टू तभी होगा जब हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है बी का है उसके लिए प्री इमेज होना चाहिए। इसके अलावा प्री इमेज है ये वाला, इसके लिए प्री इमेज है ये वाला,
हर एक के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव भी होगा। अंडरस्टूड? कमेंट में कंफर्म करिए अगर ये समझ में आया तो फटाफट। चलो अभी कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको चेक करना है इनमें से कौन से वन वन ऑन टू बन रहे हैं, ठीक है। एवरीबॉडी विल ट्राई एफ आर टू आर, और फंक्शन है एफ एक्स टू आइडेंटिटी। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू, let's say we have x cube. Third, fx equals to, let's say we have x square plus 1. Fx equal to sin x. Then fx equals to mod x. Okay, and you can take, ठीक है। तो ये फंक्शंस आपको चेक करने वन वन ऑन टू इन टू कौन सा है। सेकेंड, इस बार आपके पास है एफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, और एफ एक्स डिफाइन किया गया है, यू हैव दिस tan x लीजिए। तो क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू होगा या नहीं होगा, चेक करना है। सेवेंथ, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय tan इनवर्स। तो क्या इनवर्स फंक्शन हमारा वन वन है, चेक करना है, ठीक है। सेवन के बाद लिखिए एट, आर टू आर है ना ये भी। एफ आर टू आर, लेट्स से वी हैव log x, 9 r to r, fx is, let's say we have e raised to minus x, 10 we have f r to r equals to 1 upon 1 plus x square, ठीक है। 11 f r to r fx equals to 1 whenever x is rational, minus 1 whenever x is not rational, ठीक है। 12th we have f r to r as fx equals to greatest integer function या floor function, ठीक है। 13th we have f r to r as a fractional part of the function, ठीक है। r star to r as fx equals to 1 by x, ठीक है। तो क्या करना है इन फंक्शन का, इन सभी फंक्शन के 14 फंक्शन दिया है। तो इन फंक्शन के लिए क्या करना है, लिखिए पहले तो चेक फॉलोइंग फॉर
ऑल 14 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 14 है और ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। देखिए क्या क्या करना है आपको, वन वन है या नहीं। दूसरा, ऑन टू, बाइजेक्टिव, देन वी हैव टू चेक बाउंडेडनेस, देन वी हैव मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग है या नहीं, डिक्रीजिंग है या नहीं। देन वी हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी अभी पढ़ा नहीं हमने, कॉम्प्लेक्स में तो पढ़ा है ना, ठीक है, उस डेफिनेशन से भी कर सकते हो आप। देन वी हैव रूट्स कितने उन फंक्शन के पास। ठीक है, देन वी हैव टू चेक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े हैं। फिक्स पॉइंट्स क्या क्या होंगे। नाइन्थ, वी हैव डिफरेंशिएबिलिटी। 10th, we have um, uniform continuity. And 11, draw graph for each function. ठीक है, तो ये सारी चीजें 14 क्वेश्चन है और 14 फंक्शन है और 11 क्वेश्चन है। सर तो कितने क्वेश्चन हो गए, 14 इंटू 11, 1 गया, 4 गया, 1 और 4 का एडिशन, 154 क्वेश्चन है, 154 होमवर्क दिया है। तो आपको एक साथ नहीं करने, पूरे हफ्ते लगा, पूरे हफ्ते भर में ट्राई करना। सर हर एक फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो इतने सारे होमवर्क दिए मैंने, ट्राई करोगे। चलो आज के लिए रुकते हैं, पहला ही लेक्चर, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते हैं, रुक जाते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए, तो कल रिवीजन करके आना है सबको और ट्राई करना, होमवर्क बना एटलीस्ट कुछ।